हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ एंड वेलकम टू डीजी एडुशाला। आज हम शुरू करेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए टेस्ट नंबर 6 को। इससे पहले हम 5 टेस्ट जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस से रिलेटेड थे, कवर करा चुके हैं। यदि आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और हमारी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडुशाला को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 6, जो कि फुल टेस्ट होगा जनरल स्टडी से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? आपके पास पहला दिया है खनन व उत्खनन, दूसरा होटल, तीसरा वानिकी एवं मात्स्यिकी, चौथा परिवहन और संचार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4, होटल और परिवहन और संचार, जो कि हमारे सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग को शामिल किया जाता है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? ए ग्रामीण विकास, बी कृषि विकास, सी कृषकों को पर्याप्त साख, डी राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर हमारा समावेशी विकास को बढ़ाने का मानक नहीं है। समावेशी विकास समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता भी सम्मिलित करी जाती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग की जा सकती है? ए सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, बी आर्थिक विकास के लिए, सी विदेशी ऋण को कम करने के लिए, डी भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक विकास के लिए। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग की जा सकती है। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ए आर नरकस द्वारा, बी ए सैमुअल्स द्वारा, सी जी मेडल द्वारा, डी डब्ल्यू एल लेविस द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जी मेडल द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था, जो कि पिछड़े देशों से संबंधित था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? ए 1995, बी 1996, सी 1994, डी 1997। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1997 में मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। यूएनडीपी ने सर्वप्रथम वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक अर्थात एचपीआई प्रस्तुत किया था। तब से यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में प्रतिवर्ष मानव निर्धनता सूचकांक को भी प्रकाशित करता आ रहा है। वर्ष सन 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में एचपीआई के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रूप में भी जानते हैं, जो कि 10 संकेतकों पर आधारित है, को भी प्रकाशित किया जाने लगा है। इस तरह ऑप्शन डी 1997 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मार्च सन 2022 के
अंत में देश में कुल विदेशी ऋण कितना था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 620.7 अरब डॉलर, जो कि मार्च सन 2022 के अंत में कुल विदेशी ऋण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार नीति सन 2015 से 20 की अवधि में सरकार ने पुनः सितंबर सन 2022 में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कितनी अवधि के लिए है? ए 6 माह, बी 3 माह, सी 1 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट अर्थात एचडीआर सन 2021-22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विश्व के कुल 191 देशों के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। 2, भारत का स्थान 132वां है तथा पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान की गिरावट भारत की रैंकिंग में हुई। 3, भारत पहले स्थान पर नॉर्वे तथा अंतिम स्थान पर सीरिया का स्थान है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। इसमें ऑप्शन 1 और 2 जो कि सही हैं, लेकिन ऑप्शन 3 गलत है। रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड और अगले 2 स्थान क्रमशः नॉर्वे व आइसलैंड है, जबकि अंतिम स्थान पर सीरिया नहीं बल्कि अंतिम स्थान जो कि दक्षिणी सूडान को प्राप्त हुआ है। इस तरह ऑप्शन 3 कथन 3 जो कि गलत है और ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है। चक्रवर्ती समिति जो कि 1985 में गठित की गई थी, इसका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली से संबंधित था। इस तरह 1 का 2, राजमन्नार समिति का गठन 1971 में किया गया था। यह समिति केंद्र और राज्य के संबंध में गठित की गई थी। नेक्स्ट है, वांचो समिति 1971 में गठित की गई थी जो कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। और इसके अलावा लास्ट है दत्त समिति जो कि 1969 में संगठित 1969 में गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित था। इस तरह ऑप्शन बी 2, 3, 4, 2, 3, 1 और 4 हमारा सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही सुमेलित है? यूएनओ का मुख्यालय वाशिंगटन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, आईएलओ का मुख्यालय रोम, एफएओ का मुख्यालय पेरिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अलावा यूएनओ जो कि न्यूयॉर्क में अवस्थित है, आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा और एफएओ जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। ए हथकरघा उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी कागज उद्योग, डी जूट उद्योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग जो कि हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट है, भारत में 8 कोर सेक्टर में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? आपको पता है भारत में 8 मुख्य कोर सेक्टर हैं, जिनमें सबसे पहला कोयला, दूसरा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत को शामिल किया गया है। इस तरह इसमें ऑप्शन सी रसायनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा उर्वरक, विद्युत और सीमेंट, यह तीनों ही हमारे कोर सेक्टर के घटक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ए 6ठी, बी 11वीं, सी 8वीं, डी 10वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था। यह 2 अप्रैल सन 2005 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई सन 2022 में किसने नीति आयोग के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए
तपन कुमार डेका, बी परमेश्वरन अय्यर, सी नितिन गुप्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर, जिन्होंने जुलाई सन 2022 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन सन 2022 का आयोजन भारत में किस शहर में संपन्न हुआ? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी गांधीनगर, डी ग्रेटर नोएडा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन सन 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या घनत्व ए निरंतर बढ़ा है, बी कुछ कम हुआ है, सी लगभग स्थिर है, डी पहले बढ़ा फिर 1951 के पश्चात घटा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निरंतर बढ़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो निरंतर बढ़ते हुए सन 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस प्रकार भारत का जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षरता जो कि 77.3% है और महिला साक्षरता जो कि 57.2% है। प्रदेश का सबसे साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, जहां 80.1% साक्षरता मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में उच्चतम लिंग अनुपात है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य का है? ए गोवा, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिजोरम। जनगणना सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य, जिसमें सबसे पहले केरल का स्थान, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा, फिर त्रिपुरा और उसके बाद नागालैंड। हमें मुख्य 3 याद रखने हैं। सबसे पहला केरल, केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंततः यह बाह्य प्रव्रजन नहीं होता तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ए स्थिर जनसंख्या, बी गत्यात्मक जनसंख्या, सी जनसंख्या की स्थिरता, डी शून्य जनसंख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जनसंख्या की स्थिरता। इसमें जन्म और मृत्यु दर समान है, मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोगों की मृत्यु हो रही है, इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर हैं। और इसके अलावा प्रव्रजन भी नहीं होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति देश से बाहर नहीं जाता है और ना ही कोई भी व्यक्ति जो बाहर देश का है भारत में प्रवेश नहीं होता है। इस तरह ऐसी स्थिति में जनसंख्या की स्थिरता की स्थिति होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में देश का लिंगानुपात सबसे कम रहा? ए 1971, बी 1991, सी सन 2001, डी 1951। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1991 में देश का लिंगानुपात सबसे कम रहा था। सन 2011 की अंतिम भारतीय जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। 1991 में भारत का लिंगानुपात 927 था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? ए जनसंख्या का घनत्व, बी लिंगानुपात, सी रहन सहन का स्तर, डी
ग्रामीण शहरी जनसंख्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रहन सहन का स्तर, जो कि जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत राज्य के कुल जनसंख्या की तुलना में उच्चतम है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है? एक ब्राजील से, बी पाकिस्तान से, तीन बांग्लादेश से और चार इंडोनेशिया से। आपको बताना है इनमें कौन सा सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो कि ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों से ही अधिक है, लेकिन इंडोनेशिया से अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में 19,98,12,341 है, जो कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर है। और वर्तमान में यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुमान लगाएं तो इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के पार जा चुकी है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है। मालदीव के बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत नियमों को पहचानिए। ए लठमार होली बरसाने में खेली जाती है, बी कलिक महोत्सव संबल में, सी ध्रुपद मेला का संबंध झांसी से है, डी परिक्रमा मेला जो कि अयोध्या से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्रुपद मेला, जो कि गलत सम्मिलित है। ध्रुपद मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी व मार्च महीने में बनारस में किया जाता है। यह एक 5 दिवसीय संगीत उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1970 में, बी 1985 में, सी 1974 में, डी 1972 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1974 में उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं में कौन सी गैस आधारित परियोजना नहीं है? ए अनपरा, बी औरैया, सी आंवला, डी दादरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनपरा योजना। अनपरा उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है। यह पूर्णतः राज्य सरकार के स्वामित्व में है। इसके अलावा औरैया, दादरी एवं आंवला गैस आधारित ताप विद्युत गृह हैं, लेकिन अनपरा जो कि कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर होगा। अब आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में पार्क और सूची 2 में उनसे संबंधित शहर दिए हैं। आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। थीम पार्क का संबंध वाराणसी से है। साइबर सिटी के रूप में कानपुर। साइंस पार्क जो कि गाजियाबाद, और टॉय सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इस तरह हमारा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4 सही सम्मिलित होगा। ऑप्शन बी 1, 2, 4 और 3 सही सम्मिलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, बी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य झांसी, सी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर, डी बखीरा पक्षी विहार संत कबीरनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि झांसी में अवस्थित नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है।
अभी हाल ही में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ झील और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन से सुमेलित हैं। राधाकुंड झील जो कि मथुरा से संबंधित है। सरसई नावल झील का संबंध इटावा से है। मदन सागर झील महोबा और रामगढ़ ताल जो कि गोरखपुर में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन ए 2, 1, 4 और 3 सही सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन स्वतंत्रता पूर्व इलाहाबाद में आयोजित किए गए थे? ए 2, बी 4, सी 3, डी 1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। स्वतंत्रता पूर्व इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। इसमें सबसे पहला 1888 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। दूसरा था 1892 में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और तीसरा अधिवेशन जो कि 1910 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडन बर्न द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। बी जिप्सम ललितपुर में। सी फायर क्ले मिर्जापुर। डी गेरू बांदा। इसका सही उत्तर है बी जिप्सम जो कि ललितपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश के झांसी तथा हमीरपुर जिलों में प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दशक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दशक 1981 से 91 है। 1991 से 2001 उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दशक 1991 से सन 2001 है। इसमें 25.85% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ पर विचार कीजिए। 1 सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। 2 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला चित्रकूट है। 3 सन 2001 की तुलना में सन 2011 में शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई। 4 प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 12 है। आपको बताना है इन चारों कथन में से कौन कौन से कथन सही दिए हैं। इसमें ऑप्शन डी 1, 3 और 4 जो कि सही सुमेलित हैं। लेकिन ऑप्शन 2 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला चित्रकूट है, यह गलत दिया है। जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद एवं ललितपुर है। इस प्रकार कथन 2 गलत है तथा अन्य कथन सही है। सन 2001 में उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 916 तथा सन 2011 में 902 है। इस प्रकार सन 2011 में शिशु लिंगानुपात में 14% की कमी दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से कम होता है। बी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। डी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दबाव सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें एनीमोमीटर का संबंध वायु की चाल से है। टैक्योमीटर जो कि दाबांतर को मापता है। अमीटर
जो विद्युत धारा का मापन करता है, और पाइरोमीटर जो उच्च ताप को मापता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टैक्योमीटर। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है, ना कि दाबांतर को मापने के काम आता है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ए 1932 में, बी 1950 में, सी 1930 में, डी 1935 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इस आविष्कार के लिए 28 फरवरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? ए एन ए, टी एन पी, बी टी एन जी, सी टी एन ए, डी टी एन टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी एन जी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन अर्थात टीएनजी एक विस्फोटक द्रव है जिसे नोबल तेल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन किससे सुमेलित है। इसमें ए द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया का यूज एक प्रशीतक के रूप में होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि घावों की मरहम पट्टी के काम में प्रयोग में लिया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक अग्निशामक है। और एसीटोन, एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह ऑप्शन 4, 1, 2 और 3 सही सुमेलित होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? ऑप्शन सी, मच्छर, चमगादड़, यह प्रायः रात्रिचर प्राणी होते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो कि सहजीवी प्रकार के हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा है। प्रोटीन एवं वसा दोनों, इन चारों में से कौन से पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? ए डेंगू, बी जापानी एन्सेफेलाइटिस, सी चिकनगुनिया, डी पीत ज्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापानी एन्सेफेलाइटिस। एंडीज एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेविविराइड कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत
नर को मार देती है? ए मधुमक्खी में, बी मकड़ी में, सी ड्रैगन फ्लाई में, डी पिट वाइपर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मकड़ी में। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथनोप्रांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? ए घोंघा, बी मोती, सी गोंद, डी लाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाख। लाख को लाख के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इसका स्राव सुर्ख रंग की मादा कीट करती है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चपड़ा, मोरी, लाख इत्यादि के निर्माण में होता है। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए आंख, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी मस्तिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ए एसिटिलीन, बी बेंजीन, सी मीथेन, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका सही उत्तर है बी बेंजीन के अपघटन से प्राप्त होती है। इस तरह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ए त्रिशूल, बी कामेत, सी गोसाईनाथ, डी गौरालाटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोसाईनाथ। गोसाईनाथ चोटी भारत में नहीं बल्कि नेपाल में अवस्थित है। इसके अलावा कामेत एवं त्रिशूल भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं और गौरालाटा चोटी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है? इसमें कथन बी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के कुग्र जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर बहती है। इस तरह ऑप्शन बी गलत होगा। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको जन और दूसरी तरफ उनके निवास स्थल दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित होगा। भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन 3 संथाल का संबंध झारखंड, लेप्चा का संबंध सिक्किम और टोडा का संबंध तमिलनाडु। इस तरह ऑप्शन 3, 1, 4 और 2 अर्थात विकल्प ए सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। 2, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक दृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। आपको बताना है दोनों में सही है। इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही सुमेलित है, क्योंकि दक्षिणी भारत से मानसून में लगातार गिरावट आती है और इसके अलावा उत्तरी भारत के मैदानों में वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। इसमें कथन 1, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसमें पहला कथन जो कि ठीक है। कारण, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। इसमें ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, सही होगा।
निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नेपानगर कागज उद्योग से संबंधित है। बी पीपरी जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और विद्युत उद्योग से संबंधित है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है जो कि लोकोमोटिव से संबंधित है। और कारवां जो कि छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन बी पीपरी उत्तर प्रदेश जो कि कीटनाशक दवाओं से संबंधित ना होकर विद्युत उद्योग से संबंधित है, गलत सुमेलित दिया है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ए हल्दिया, बी विशाखापत्तनम, सी पणजी, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चेन्नई जो कि एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जिसे भारत में चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदी। इसमें पहला है पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना जो कि गोदावरी नदी से संबंधित है। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी से संबंधित है। इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना केरल राज्य के पेरियार नदी पर अवस्थित है। और माताटीला बांध जो कि बेतवा नदी पर अवस्थित है और यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस तरह ऑप्शन 2, 4, 3 और 1 अर्थात डी सही सम्मिलित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। 2. बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। 3. सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 4. वेम्बनाड केरल की सबसे छोटी लैगून झील है। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से सुमेलित हैं। इसमें ऑप्शन 1 बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सही सुमेलित है। ऑप्शन 2 बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, भी सही सुमेलित है। और सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी सही सुमेलित है। लेकिन वेम्बनाड झील जो कि केरल की सबसे छोटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी लैगून झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सही है? गोदावरी नदी की सहायक नदी दूधगंगा है। कावेरी नदी, भवानी नदी, महानदी की सहायक नदी इंद्रावती है और कृष्णा नदी मंजीरा। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही है। इसमें ऑप्शन बी कावेरी नदी की सहायक नदी जो कि भावना नदी है, सही सुमेलित दिया है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ हवा और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन सी ब्लिज़ार्ड जो कि चिली नहीं बल्कि दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह चिली के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा चिनूक जिसका संबंध यूएसए से है, सिरोको सिसिली और नॉर्वेस्टर जो कि भारत में चलने वाली हवाएं हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें सूची 1 में एक तरफ पर्वत और सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिए हैं। इसमें पहला है अलेग्नी का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। कैंटाब्रियन स्पेन से संबंधित है। एल्बर्स ईरान और मैकेंजी
जो कि कनाडा से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 3, 1 और 2 सही सुमेलित होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन सी डाउन्स, जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके उदाहरण लानोस, कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड एंड सवाना है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एंड डाउन्स हैं। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है ए ब्राजीलियन, बी बेंगुला, सी पेरुवियन, डी दक्षिणी भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेरुवियन जलधारा। पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी शेष 3 धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? इसमें ऑप्शन ए राइन नदी, जो कि एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रैन वाल्डहार्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इस तरह ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल। निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला है बिकाल, दूसरा सुपीरियर, तीसरा है विक्टोरिया और चौथा है ग्रेट बियर। इसमें सबसे पहले जो कि हमारी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, उसके बाद दूसरे नंबर पर विक्टोरिया, तीसरे नंबर पर बैकाल झील और चौथे नंबर पर ग्रेट बियर। इस तरह ऑप्शन 1, 2, 4 और 3 सही सुमेलित होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2, 3, 1 और 4 सही सुमेलित होगा। सबसे पहले सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद बैकाल और उसके बाद ग्रेट बियर। 2, 3, 1 और 4, विकल्प डी। नेक्स्ट है, भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर्महाद्वीपीय है? 1 टर्की, 2 लाओस, 3 जॉर्जिया, 4 ट्यूनीशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टर्की और लाओस। ऑप्शन ए टर्की और जॉर्जिया, जो कि एक अंतर्महाद्वीपीय देश है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, 1 और 3 टर्की और जॉर्जिया। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस सन 2022 किस थीम के साथ मनाया गया? इसका सही उत्तर है ओनली वन अर्थ, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस सन 2022 की थीम थी। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1973 में पहली बार की गई थी। नेक्स्ट है, जीव भर का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ए वन, बी तालाब, सी घासीय स्थल, डी शुष्क स्थल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तालाब। जीव भर का पिरामिड जो कि तालाब में उलट जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। नेक्स्ट है, जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह कथन गलत है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। इसमें सबसे पहला है अंशी
राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। इस तरह ऑप्शन 3, 4, 1 और 2 सही सम्मिलित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सूफी संत के बारे में मुबारक शाह खिलजी ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति शेख का सर काटकर उसके पास लाएगा उसे वह 1000 टन के पुरस्कार देगा? ए शेख सलीम चिश्ती, बी नसीरुद्दीन, सी शेख निजामुद्दीन औलिया, डी बाबा फरीद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन शासकों में किसने कृषकों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत कालीन शासकों में कृषकों के लिए अकाल संहिता का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यात्रियों का भारत में आने का सही क्रम क्या है? 1 इब्न बतूता, 2 ट्रेवनियर, 3 अलबरूनी और 4 मनूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3, 1, 2 और 4। सबसे पहले अलबरूनी के बाद इब्न बतूता के बाद ट्रेवेनियर और सबसे लास्ट में मनूची। अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण पर उसके साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1331 में भारत आया था। ट्रेवेनियर जो कि फ्रांसीसी था ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और ये 1638 से 1663 के बीच 6 बार भारत आया था। और मनुची जो कि इतालवी यात्री था, इसने शहजादा द्वारा शिकहो की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। अर्थात मनुची जो कि दारा शिकाहो के कार्यकाल में आया था। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? 1 आसफ खां, 2 खुर्रम, सी महावत, डी खुसरो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4 खुर्रम, महावत खां और खुसरो। इन तीनों ने ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर मेरूर। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है, उनके पास उस समय की सबसे सुसंगठित नौसेना थी। इसमें ऑप्शन सी, ए गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। पेरिवल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और मेरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तीर्थंकर और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके प्रतीक चिन्ह दिए हैं। नेमिनाथ जो कि शंख से संबंधित थे, अजीतनाथ हाथी से संबंधित थे, पाशरवनाथ सर्प से संबंधित थे और मल्लीनाथ जो कि कमल नहीं कलश से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन डी हमारा गलत सम्मिलित है। मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के संबंध में लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इनका उपयोग करते थे। गलत है। सैंडव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंडव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था।
नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची एक में आचार्य दिए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत। सबसे पहले वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग दिया था। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माधवाचार्य ने द्वैतावाद सिद्धांत दिया था और शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इस तरह ऑप्शन 3, 4, 1 और 2 जो कि ए सम्मिलित होगा। नेक्स्ट है, एक, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। 2, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 3, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें ऑप्शन बी, केवल एक कथन सत्य है, क्योंकि तीसरे नहीं बल्कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। इस तरह ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 1, जहांदार शाह, 2, अहमद शाह, 3, मोहम्मद शाह और 4, आलमगीर द्वितीय। आपको इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले जहांदार शाह, दूसरे स्थान पर मोहम्मद शाह, तीसरे स्थान पर अहमद शाह और चौथे स्थान पर आलमगीर शाह का स्थान आता है। इस तरह ऑप्शन ए 1, 3, 4 और 2 सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें ऑप्शन सी, गुरु अंगद, जो कि गुरुमुखी लिपि से संबंधित थे, सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1, संथाल विद्रोह, 2, नील विद्रोह, 3, मोपाला विद्रोह और 4, पबाना विद्रोह। इन घटनाओं को आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद मोपाला, उसके बाद पावना विद्रोह और सबसे लास्ट में मोपाला विद्रोह। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था, नील विद्रोह 1859 और 60, पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ था और मोपाला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था और यह केरल में किया गया था। इस तरह ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आत्मसम्मान आंदोलन ब्राह्मणों के विरुद्ध एवं मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया आंदोलन था। 2 है, जस्टिस आंदोलन श्रमिकों एवं कृषकों द्वारा अपनी दयनीय स्थिति को लेकर चलाया गया था। 3 है, दी ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। इसमें ऑप्शन सी, केवल एक कथन सही है। इसके अलावा जस्टिस आंदोलन जो कि 1916-17 में बड़ी संख्या में धनवान
जमींदारों और व्यापारी सम्मिलित थे। यह आंदोलन ब्राह्मणों की सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति से ईर्ष्या करते थे, इसके द्वारा यह चलाया गया था। इस तरह ऑप्शन बी केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। इसमें आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? इसमें मदन लाल डींगरा तथा उद्यम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी नियुक्ति 1919 में एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। 2, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 3, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। 4, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। ए, रॉलेट एक्ट। बी, असहयोग आंदोलन। सी, चंपारण आंदोलन। डी, दांडी मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। 2, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में विशेष उपबंध रखे गए थे। 3, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। इसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन कारण। कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। कारण है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते थे। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यह एक विकल्प था। ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनकी पुस्तकें। सबसे पहला है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने इंडियन विंड्स फ्रीडम की रचना की थी। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया और सचिंद्रनाथ सयाल, बंदी जीवन। इस तरह ऑप्शन सी 2, 1, 4 और 3 सही सम्मिलित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। यह कथन एकदम ठीक है। सैंडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा था, यह भी ठीक है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, यह भी ठीक है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए कथन डी गलत है। नेक्स्ट है मैथ्स के क्वेश्चन। पहला है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो संख्या होंगी। इन्हें हम ऑप्शन के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3 + 6 = 9। और यदि इन संख्याओं का व्युत्क्रम 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 6 का व्युत्क्रम 1/6, इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 + 6 एकम 6, 1। इस तरह 3/2, 3/6 और 3 और 6 को काटेंगे तो हमें 1/2 प्राप्त होगा। इस तरह हमें 9
और 1/2 ऑप्शन सी से प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक घन ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी को 3:5 के अनुपात में, बी और सी को 6:7 के अनुपात से और सी और डी को 8:9 के अनुपात से प्राप्त हुए। अब आपको बताना है कि ए और डी को प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात क्या था। इसमें ए और बी को 3:5, बी और सी को 6:7 और सी और डी को 8:9 में प्राप्त हुआ था। अब यदि हमें ए अनुपात डी निकालना है तो हम ए अनुपात 3/5 इंटू 6/7 इंटू 8/9 की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ए अनुपात डी की वैल्यू प्राप्त होगी। इसमें 3 को 9 से तो 3 प्राप्त होगा और 3 को 6 से तो हमें 2 प्राप्त होगा। 8 दूनी 16 और 5 सत्ते 35, इसलिए ऑप्शन डी 16 और 35 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि पंप ए के द्वारा एक पानी का हौज 6 घंटे में और पंप बी के द्वारा पानी का हौज 12 घंटे में भरा जाता है तो दोनों पंप ए और बी साथ साथ चलाएं तो हौज कितने घंटों में भर जाएगा। इसका सही उत्तर होगा, इनकी हम यदि एफिशिएंसी निकालें तो ए के द्वारा 1/6 और बी के द्वारा 1/12 कार्य किया जाता है और इसका एलसीएम इधर 2 और इधर 1, इस तरह 3/12 और इसे काटेंगे तो हमें 1/4 प्राप्त होगा। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें मान लीजिए कि यदि आयत का क्षेत्रफल 10 था, अब यदि आप उसमें 50% की वृद्धि कर देंगे तो उसमें हमें 5 और बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ यदि आयत की चौड़ाई 10 थी तो यदि अब हम उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो हमें उसकी चौड़ाई 2 और बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हमें 15 और 17 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, 15 और 12 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। और यदि अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो पहले हमारे पास क्षेत्रफल 10 इंटू 10 जो कि 100 था और अब नया क्षेत्रफल 12 इंटू 15 जो कि 180 होगा। अब यदि हम नए क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें तो यह 180/100 और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वृद्धि प्राप्त होगी वो 9/5 गुना होगी। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। एक घन की भुजा को 10% कम कर देने पर उसकी आयतन में 27.1% की कमी आएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर है। इसमें ए डी एच एफ आई एम और क्वेश्चन मार्क एन और आर, इसमें बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा। ए डी और एच की बात करें तो इसमें ए और डी के बीच में 3 और डी और एच के बीच में 4 का गैप है। एफ आई और एच के बीच में भी इसी प्रकार का गैप है, इसलिए हम एन और के बीच में यदि हम गैप देखें तो यह 3 का गैप होगा। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृतियों में कितने आयत हैं। इन आकृतियों में यदि हम आयत को गिने तो ऐसे आयत जो केवल एक एक संख्या से बने हैं उनकी संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम ऐसे आयत गिनते हैं जो 2 संख्याओं से मिलकर बने हैं, 1, 2, 3 और 4। अब हम ऐसे आयत गिनते हैं जो 3 संख्याओं से मिलकर बने हैं, 1 और 2 प्लस 2। इस तरह 5 और 4 9 और 2 11। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्नलिखित आरेख निरूपित करता है डॉक्टर, पिता एवं आदमी। इसे हमें इस तरह से समझना होगा कि प्रत्येक पिता आदमी के अंतर्गत आएगा। यदि जो जो भी पिता होगा वह आदमी के अंतर्गत आएगा, परंतु प्रत्येक डॉक्टर आदमी या पिता नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। इस तरह यह आधा बॉक्स बाहर रहेगा जो कि आयत डॉक्टर को निरूपित करता है। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है AGLPS की श्रृंखला में अगला वर्ण होगा। AGLPS की श्रृंखला में यदि हम देखें तो A और G के बीच में 6, G और L के बीच में 5, L और P के बीच में 4, P और S के बीच में 3 का गैप है। इस तरह S और U के बीच में 2 का गैप होगा। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन संख्याओं की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी? 85, 77, 70, 64, 59 और 55। इसमें 85 से 77 के बीच में 8 का अंतर, 77 से 70 के बीच में 7, 70 से 64 के बीच में 6 का अंतर, 64 से 59 के बीच में 5 का अंतर और 59 से 55 के बीच में 4 का अंतर। और यदि 55 से 52 के बीच में देखेंगे तो हमें 3 का अंतर मिलेगा। इस तरह 52 ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप सन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी महिला विश्व कप सन 2025 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया है? NTRI का उद्घाटन ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। यह प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाता है। यह कथन ठीक है। इस वर्ष दिवस का स्लोगन सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करें है। यह भी कथन ठीक है। इस तरह ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में स्वामी रामानुजनाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। दूसरा है स्वामी रामानुजनाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इसमें ऑप्शन ए केवल एक जो कि गलत सम्मिलित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजनाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस तरह हिमाचल प्रदेश इसका गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बना है? यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश जो कि क्रोएशिया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? SBI बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने वाला पहला बैंक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीति आयोग ने ई-अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 2 केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय नागरिकों के बीच ई मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई-अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और असम ने नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि उनके मध्य लंबे टाइम से सीमा विवाद चल रहा था जिन्हें हल किया गया था। नेक्स्ट है
हाल ही में कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी उत्तर प्रदेश को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस सन 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। 2, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिकी और सामाजिकी मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें ऑप्शन बी केवल 2 जो कि सही सुमेलित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा 27वें संस्करण को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस सन 2022 शीर्षक से जारी किया है। इस प्रकाशन के अनुसार भारत सन 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा, और जो कि वर्तमान में भारत चीन से आगे निकल चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान और भारत के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सन 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सन 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 180। येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 180 देशों में 180वां स्थान अर्थात भारत को सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फिनलैंड का स्थान रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए पुलिस, बी विदेशी मामले, सी आपराधिक मामले और डी रेडियो और टेलीविजन। इसमें समवर्ती सूची से संबंधित आपराधिक मामले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी जो कि शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री थे। जबकि एस राधाकृष्ण की बात की जाए तो ये प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे अब आर्टिकल 300 के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहले यह एक मूल अधिकार था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। यह DPSP नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट्स में सम्मिलित है। इसके अलावा दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि के लिए औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। यह DPSP में शामिल है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। यह भी गलत। ऑप्शन सी, केवल 2 जो कि DPSP में सम्मिलित है। नेक्स्ट है,
निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7वां व 31वां संविधान संशोधन, जो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन नंबर, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकाल सकता है। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण है ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। इसमें ऑप्शन सी, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है? इसमें वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी ए, एक लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 2 लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। 3 पहले महान्यायवादी अशोक देसाई थे। 4 6 वर्ष या 5 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन पहले महान्यायवादी जो कि अशोक देसाई नहीं थे, भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा और विघटन के द्वारा, तीनों के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? 1 भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। 2 संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनावों पर विवाद। इसका सही उत्तर होगा। और 3 है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद। और 4 है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऑप्शन डी 1 और 4 जो कि आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? इनमें से सिविल सेवकों का यदि हमें ट्रांसफर करना हो तो इस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1989 से निर्वाचन आयोग जो कि पहले 1 सदस्यीय आयोग था उसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में राज्य और सूची 2 में लोकसभा में सीटों की संख्या दी है। पंजाब में लोकसभा में 13 सीट हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट, झारखंड 14 सीट और छत्तीसगढ़ 11। इस तरह ऑप्शन 2, 4, 1 और 3 सही सम्मिलित होगा, अर्थात ऑप्शन ए। इस तरह हमारा टेस्ट नंबर 6 जो कि मिक्स टेस्ट था कंप्लीट कर लिया गया है। और इसके अलावा टेस्ट नंबर 7 जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल DG एडुशाला को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने कमेंट बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।